हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्ट्रगल मिनट में। दोस्तों, ग्रामर की हम एक सीरीज बनाकर आपके लिए लाए हैं और उस सीरीज के अंतर्गत आपको हम एक-एक पार्ट को डिटेल वाइज समझाते हुए आ रहे हैं। तो हमने आपके लिए कई सारी वीडियोज़ बनाई हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो रिलेटेड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। दिया है कि पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है, आपको याद रखना है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसमें बीते हुए समय में अगर कोई क्रिया हो रही है या कोई घटना हो रही है, तो उसके बारे में बताया जाता है। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ये भी समझ लेते हैं। तो इसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल, अनिश्चित काल। ठीक है? तो आगे इसके पहचाने कैसे इसको कि इसमें ये जो हमारा सामने सेंटेंस लिखा है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, इसको पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा? तो देखिए इसमें सिंपली 2 तरीके हैं। एक तो क्या होता है कि अगर आपका वाक्य जैसे ता था, ती थी या ते थे से संबंधित है, जैसे वह कानपुर जाता था, बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं ता था, ते थे जैसे कुछ रिलेटेड सेंटेंस या कुछ बात आ रही है, तो इससे भी कह सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। या फिर क्योंकि बेसिकली हमें इस टाइप के सेंटेंसेस कम मिलते हैं, किस टाइप के सेंटेंस मिलते हैं जो कि हम आपको आगे नीचे डिस्कस करेंगे। देखिए फ़िलहाल तो यहाँ पर क्या देखना है कि आपको सेंटेंस को पहचानने के लिए विशेष रूप से आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि उसमें जो लास्ट में हमारी वर्ब होगी उसकी साउंड जो है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से भी रिलेटेड पार्ट है और यहाँ पास्ट इंडेफिनिट्स में भी यहाँ पर ये थोड़ा-सा लागू होता है। आपको क्या ध्यान ध्यान देना है कि इसमें जो साउंड है वो आ, ई और ए से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यानी लास्ट में आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो वाक्य लिखा होगा उसमें आ, ई और ए जैसी कुछ आवाज़ से समाप्त होगा। आवाज़ इसमें लास्ट में ऐसी ही कुछ आएगी। जैसे कि अब हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि घोड़ा मैदान में दौड़ा। तो यहाँ पर आप लास्ट में देखिए कि दौड़ा में आ की जैसी आवाज़ या ध्वनि आई है। इसी प्रकार से दूसरा जो दिया है इसमें भी यही कह रहा है कि बच्चों ने गेंद खरीदी। तो यहाँ पर आप देखिए कि ई की जैसी ध्वनि इसमें आ रही है। इसी प्रकार तीसरा भी समझ लीजिए कि महाराज विक्रम अपने महल गए। तो यहाँ पर ए जो है वो ए की जैसी ध्वनि लास्ट में आ रही है। देखिए हमने इस प्रकार की जो पहचान है उसको आपके सामने क्यों डिस्कस किया? इसका कारण ये कि ज़्यादातर हमारे सामने आपको इसी प्रकार के जो हमने आपको डिस्कस किए हैं सेंटेंसेस, इसी प्रकार के सेंटेंसेस मिलेंगे। ये ता था, ती थी, ते थे, ये बेसिकली पुरानी पद्धति है। ये सेंटेंसेस आपको कम मिलेंगे। तो जो मॉडर्न सिस्टम है उसको आप समझने की कोशिश करिए ताकि आपको आसानी से पहचानना आ जाए। तो अब हम इन सेंटेंसेस को बनाना देख लेते हैं कि इन सेंटेंसेस को बनाएँगे कैसे? तो देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे बनाने के नियमों की। तो इसमें देखिए अलग-अलग नियम लागू होते हैं, जैसे कि अफ़र्मेटिव के लिए अलग नियम है, नेगेटिव के लिए अलग है और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जितने होंगे उनके लिए अलग नियम है। तो हर एक पार्ट के अकॉर्डिंग हम इसके नियम और स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। देखिए अफ़र्मेटिव सेंटेंस में क्या रूल लागू होगा कि ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे उसमें सब्जेक्ट यानी जो कर्ता होगा उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग आपको करना है। वंस अगेन आपको समझा देते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता होगा उसके साथ में आपको क्या करना होगा? सब्जेक्ट के साथ में आपको वर्ब की, अगर अफ़र्मेटिव सेंटेंस है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। स्ट्रक्चर में भी देखिए सेम टू सेम वैसे ही दिया है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सिंपली ये वाले सेंटेंस जो होते हैं वो सरल होते हैं अफ़र्मेटिव वाले, तो इनको हम कुछ स्ट्रक्चर के थ्रू समझ भी लेते हैं। जैसे इसमें देखिए पहला सेंटेंस क्या दिया है कि तुमने एक पत्र लिखा। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट कह रहा है, सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा तुमने यानी यू, उसकी इंग्लिश लगा दी। इसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म कह रहा था तो उसको हमने राइट का जो सेकंड फॉर्म होता है वो रोट होता है। ठीक है, तो हमने उसको लगा दिया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एक पत्र, और उसकी इंग्लिश क्या हो गई, ए
लेटर। तो हमने इसको सेंटेंस को सेट कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस क्या बन गया कि यू रोट अ लेटर। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ और भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे दिया है मैंने उसे एक पुस्तक दी। तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाया कि आई गेव हिम अ बुक। ठीक है, इसी प्रकार से और भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे उसने एक पक्षी पकड़ा। तो उसको क्या बनाया गया इसमें, ही काट ए बर्ड। आपको बस स्ट्रक्चर जो हमारा है उसमें सिर्फ इसको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेट करना है। बस जो जिस प्रकार की वर्ब की रिक्वायरमेंट हो उस प्रकार से आपको इसको सेट करना है। ठीक है, इसी प्रकार अगला देखिए, उसने तुम्हें गालियां दी। तो उसको कैसे बनाया गया इसमें, तो ही अब्यूज्ड यू। ये यहाँ पे अब्यूज वर्ड जो है वो सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अगला सेंटेंस कि मुझे आपका तार कल मिला। तो इसको कैसे बनाया गया है यहाँ पर कि आई रिसीव्ड योर टेलीग्राम यस्टरडे। ठीक है, तो ये हो गए अफर्मेटिव पार्ट्स के। अब हम बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की। तो निगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो किस प्रकार से बनाने हैं, उसके लिए भी अलग अलग रूल्स को हमें हर एक पार्ट के अकॉर्डिंग समझना है। तो इसमें जो रूल लगेगा वो ये देख लेते हैं। क्या कह रहा है इसमें कि इसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता होगा, उसके बाद आपको क्या लगाना है, डिड नॉट। याद रखिएगा हमारी जो पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें डिड, और चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए हमें हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है। और उसके साथ ऑलवेज याद रखिएगा आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। लेकिन नेवर की जब बात आएगी तो वहाँ पर आपको वर्ब की सेकेंड यानी दूसरी अवस्था सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, तो अब इसके स्ट्रक्चर को भी समझ लेते हैं और कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में देखिए सेम वही हमें जैसे बताया आपको कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लाना है, फिर डिड और उसके साथ में नॉट, फिर मेन वर्ब की हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग आपको करना है। ठीक है, तो इसको स्ट्रक्चर के थ्रू हमें समझना भी है। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या कह रहा है कि उसने तुमको सचेत नहीं किया। यहाँ पे हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं इसलिए नहीं किया लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले सब्जेक्ट कह रहा है तो हमें सब्जेक्ट लगा दिया, उसने की इंग्लिश ही लगा दिया। अब कह रहा है कि डिड नॉट का प्रयोग करना है तो हमने यहाँ पर डिड नॉट लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब यानी यहाँ पर सचेत करना, और सचेत की हो जाएगी इंग्लिश वॉर्न, वो हमने लगा दी। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, तुमको, यानी उसकी इंग्लिश क्या लगा दी हमने, यू। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन गया कि ही डिड नॉट वॉर्न यू। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ और भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, इनको भी समझ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है उसने पाठ याद नहीं किया। तो इसका क्या बनेगा कि ही डिड नॉट लर्न द लेसन। इसी प्रकार से अगला क्या कह रहा है कि उसने सच नहीं बोला। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है और आप आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि उसने सच नहीं बोला। तो उसकी इंग्लिश क्या बनेगी कि ही डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्या कर रहा है कि वह एक शब्द भी ना बोला। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं बट बहुत ही आसानी से समझने में आपको सहायक होंगे, इसीलिए हम आपके लिए छोटे छोटे सेंटेंसेस लेकर के आते हैं। तो देखिए अगला क्या कर रहा है कि ही डिड नॉट अटर अ वर्ड। देखिए यहाँ पर एक भी शब्द ना बोलना, तो बोलने के लिए यहाँ पे क्या इंग्लिश लगाई गई है, अटर। तो ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या बनेगा, ही डिड नॉट अटर ए वर्ड। इसी प्रकार से अगला क्या करा, मैंने अपनी घड़ी नहीं बेची। तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे कि आई डिड नॉट सेल माई वॉच। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नेगेटिव पार्ट में हो गया। अब हम इंटेरोगेटिव पार्ट को भी समझ लेते हैं। तो इंटेरोगेटिव पार्ट यानी प्रश्नवाचक वाक्य कैसे होते हैं, तो इसमें भी रूल स्ट्रक्चर वाइज एंड रूल वाइज हम आपको इसको समझ लेते हैं। तो देखिए क्या करा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में सब्जेक्ट यानी कर्ता जो होगा उससे पहले आपको डिड, जो फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेज होते हैं उनमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है वो डिड है, इसीलिए हमें सबसे पहले डिड का प्रयोग करना है। ठीक है, इसके बाद डिड के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिड के बाद में आपको सब्जेक्ट यानी कर्ता की इंग्लिश लगानी है, फिर वर्ब की आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है,
फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, कुछ इस प्रकार से। और चूंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसीलिए हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर को भी समझ लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में देखिए क्या करा है कि इसमें सबसे पहले हमें डिड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और इसी के साथ क्वेश्चन मार्क भी प्रयोग करना है। तो एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस को भी समझ लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि क्या सीता ने एक गीत गाया। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, डिड, यानी इसमें जो स्ट्रक्चर में दिया हुआ है डिड, उसको भी यहाँ पे हमने यूज कर लिया। फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा, सीता, उसकी इंग्लिश लगा दी। फिर वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है हमें, तो गाने की इंग्लिश क्या लगाते हैं, सिंग, तो हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सिंग लगा दी। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, गाना, तो उसके लिए ऑलवेज याद रखिएगा जब गाना गाना एक साथ हो तो उसके लिए सिंग अ सॉन्ग का प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए ए सॉन्ग का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस बन गया वो रहेगा कि डिड सीता सिंग अ सॉन्ग, और इसके बाद हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इसी प्रकार से बाकी सेंटेंसेस को भी समझ लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि क्या आपने एक पुस्तक खरीदी, तो कैसे बनेगा कि डिड यू बाई अ बुक, और इसके साथ क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से क्या राज ने झूठ बोला, तो उसकी इंग्लिश क्या बनेगी कि डिड राज टेल अ लाई। इसी प्रकार से क्या राजू ने सीटी बजाई, तो उसका इंग्लिश क्या बनेगा कि डिड राजू ब्लो अ विशल, ठीक है। तो इस प्रकार से अगला भी देख लेते हैं कि क्या तुम वहाँ समय पर पहुँचे, तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे कि डिड यू रीच देयर इन टाइम। तो इस प्रकार से ये इंटेरोगेटिव के अफर्मेटिव पार्ट वाले सेंटेंसेस हो गए। अब हम इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस को भी थोड़ा समझ लेते हैं। चूँकि हमें सारे पार्ट्स को आसानी से समझना है इसलिए हमें एक-एक पार्ट को बहुत गहराई से देखना होगा। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें कि इस प्रकार के सेंटेंसेस जो होते हैं इसमें क्या होता है, डिड का प्रयोग जो होता है वो सब्जेक्ट यानी कर्ता से पहले करना होता है, यानी इसमें भी वही सेम जैसे इंटेरोगेटिव के फर्स्ट टाइप को हमने अफर्मेटिव फॉर्म में समझा, उसमें क्या था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। अब आपको करना क्या है, सिर्फ मेन वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग कर लेना, बाकी सेम ऐसे ही रूल रहता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को आपको समझना ज़रूरी है। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इसमें भी सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे चूँकि इंटेरोगेटिव है, और हम इंटेरोगेटिव के सिर्फ फर्स्ट टाइप को ही यहाँ पर आपके लिए लेकर आते हैं। WH टाइप यानी जो सेकंड टाइप होगा, जितने भी सेंटेंसेस आपके होंगे WH टाइप वाले जितने भी सेंटेंस होंगे उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ उसको हेल्पिंग वर्ब से पहले आपको उसको WH की इंग्लिश लगा देनी, बाकी सब कुछ वही रूल रहता है, ठीक है। तो अब देखिए पहला सेंटेंस क्या कह रहा है इसमें, सबसे पहले कह रहा है कि क्या वह बाजार नहीं गई, तो उसको देखिए सबसे पहले कह रहा है इसमें डिड, तो हमें यहाँ पे डिड लगा देनी है। इसके बाद सब्जेक्ट कह रहा है, सब्जेक्ट लगा दिया हमने वहाँ की इंग्लिश सी। इसके बाद नॉट का प्रयोग करना है तो यहाँ पे नॉट लगा दिया। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जाने की इंग्लिश क्या होती है, वो होती है गो, तो वो हमने लगा दी। अब कोई आप ऑलवेज याद रखिए जब कभी भी गो की इंग्लिश लगी हो और उसके आगे कोई डेस्टिनेशन हो तो हमेशा उसके आगे टू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी हमने टू का प्रयोग कर दिया। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट कह रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, उसकी इंग्लिश क्या लगा दी, द मार्केट। तो कुल मिला के हमारा जो सेंटेंस बन गया वो इस प्रकार से कि डिड सी नॉट गो टू द मार्केट। तो कुछ सेंटेंसेस और भी दिए हैं उनको भी समझ लेते हैं। जैसे क्या आपने मेरी प्रतीक्षा नहीं की, तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाया कि डिड यू नॉट वेट फॉर मी। तो इसका अगला क्या कह रहा है कि क्या उसने तुम्हें डूबने से नहीं बचाया, तो इसको कैसे बनाएंगे कि डिड ही नॉट सेव यू फ्रॉम ड्रॉनिंग। ड्रॉनिंग यानी डूबना, तो उसका जो है यहाँ पे ये ड्रॉनिंग ही यूज़ किया गया। आप ये मत समझिएगा कि उसने आईएनजी लगा दी तो ये कंटिन्यूअस हो गया, यहाँ पे ड्रॉनिंग ही प्रयोग करेंगे डूबने से बचाने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस क्या कह रहा है कि क्या उसने खेलों से भाग नहीं लिया, सॉरी खेलों में भाग नहीं लिया, तो क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में कि डिड ही नॉट टेक पार्ट इन गेम्स, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से हमने आपके सामने अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सारे पार्ट्स को विद रूल्स एंड स्ट्रक्चर आपके सामने समझाया। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है।
आसानी से समझाने का प्रयास किया गया है, इसलिए इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।